मंच पर उपस्थित नाटक की विशेषज्ञ और आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रही प्रोफेसर आभा गुप्ता ठाकुर जी, लखनऊ से पधारे विद्वान और आज के महत्वपूर्ण वक्ता प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह जी, मेरे अत्यंत प्रिय मित्र और जिनका पोल अभी तक मैं नहीं जान पाया हूं कि किस पोल के ऐसे मित्र प्रभात कुमार मिश्र जी, सभागार में उपस्थित आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर बलराज पांडे जी, शैलेंद्र भैया सहरसा से अपनी विद्वत्ता की धाक जमा चुके, मयंक भैया, रवि सोनकर जी, के श्रीवास्तव जी, कविता प्रसाद जी और इस कार्यक्रम के संयोजक अमित भैया, अनन्य मित्र महेंद्र, राजीव वर्मा, सभागार में उपस्थित शोधार्थियों, विद्यार्थी मित्रों, आज के मित्र समीर कुमार पाठक, नवजागरण के विशेषज्ञ विद्वान उपस्थित हैं। तो आज के इस सत्र का विषय है भारतीय साहित्य का राष्ट्रीय स्वर और प्रसाद के नाटक। तो मेरे वक्तव्य के भी दो हिस्से हैं। एक तो भारतीय साहित्य का राष्ट्रीय स्वर और फिर मैं चर्चा करूंगा प्रसाद के नाटकों। प्रभात ने कहा कि भारतीय साहित्य कह देने से राष्ट्रीयता का बोध हो जाता है, हो भी जाता है, और कई बार सुनियोजित रूप से ऐसे भारतीय साहित्य की रचना भी होती है जो जानबूझकर राष्ट्रीयता विरोधी है। इसलिए अगर यह विषय दिया गया है कि भारतीय साहित्य का राष्ट्रीय स्वर है, तो मुझे लगता नहीं कि यह अनुचित है। तो 19वीं 20वीं शताब्दी का साहित्य और उसका एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो राष्ट्रीयता के विमर्श में हस्तक्षेप करता है, और उस समय का साहित्य राष्ट्र राज्य के रूप में भारत का एक आख्यान भी है। 19वीं 20वीं शताब्दी के पहले का जो साहित्य है वह राष्ट्रीयता के विमर्श का हस्तक्षेप है, तो 19वीं 20वीं शताब्दी का साहित्य एक राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट के रूप में भारत के आख्यान को प्रकट करता है। नामवर सिंह ने 1947 के आसपास के साहित्य को, जिसमें बाणभट्ट की आत्मकथा और उपन्यासों की चर्चा की, और कहा कि ये राष्ट्रीयता के रूपक है। लेकिन संपूर्ण 19वीं 20वीं शताब्दी, स्वतंत्रता के पूर्व का जो साहित्य है वह राष्ट्रीयता के, विशेष तौर पर नेशन स्टेट के रूप में भारत की उपस्थिति का, भारत के होने का एक प्रकार से आख्यान रचते हैं। और इस राष्ट्रीयता के आख्यान में हिंदुत्व भी उपस्थित है। ऐसा नहीं है कि यह जो राष्ट्रीयता का आख्यान है वह हिंदुत्व को छोड़कर चलता है। इस राष्ट्रीयता के आख्यान में हिंदुत्व आधार भित्ति का कार्य करता है, और यही राष्ट्रीयता को, राष्ट्रवाद को संतुलित भी करता है। पश्चिम का जो राष्ट्रवाद है दिखाई भी देता है कि बड़े पैमाने पर हिंसा, पश्चिमी राष्ट्रवाद जिसको पैशाचिक राष्ट्रवाद कहते हैं, उसमें दिखाई पड़ता है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीयता की आधार भित्ति हिंदुत्व है, और इसीलिए यह संतुलित होता है, कहीं से पैशाचिक नहीं होता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद की आलोचना की, जापान में भी, अमेरिका में भी खूब राष्ट्रवाद की आलोचना की, लेकिन भारतीय राष्ट्रवाद
की आलोचना रविंद्रनाथ टैगोर में नहीं है। एक जगह पर यह उपन्यास जो दिखाई पड़ता है गोरा, उसमें वह उस हिंदुत्व की आलोचना करते दिखाई पड़ते हैं और इसके कुछ कारण हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने जब गोरा लिखा, उसके थोड़े पहले समय की बात है, जब उनके परिवार को प्रवेश नहीं करने दिया पुरी में। रविंद्रनाथ के भीतर अलगाव का यह बोध भी था। कारण क्या था कि रविंद्रनाथ के पूर्वजों में एक मुसलमान हो गए थे और इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर के खानदान को पीराली ब्राह्मण कहते थे, पीराली ब्राह्मण। और सामान्य ब्राह्मण रविंद्रनाथ के परिवार से एक दूरी बनाए रखते थे और इसके कारण रविंद्रनाथ में जो स्वर है गोरा का, वह स्वर अलग है, लेकिन भारतीय राष्ट्रवाद का जो स्वर देखना हो तो वह बंकिम चंद्र के आनंद मठ में मिलेगा। और भारतेंदु की नील देवी का भी स्वर यही है, ध्रुव स्वामिनी का भी स्वर यही है। और एक उदाहरण दे रहा हूं कि उस समय के राष्ट्र नायकों का, आलोचकों का स्वर कैसा है। रविंद्रनाथ के एक भाई है ज्योतिरिंद्रनाथ, जिन्होंने कई नाटकों की रचना की। उनमें से एक नाटक है अस्त्रमती। अस्त्रमती नाटक में अकबर के बेटे और महाराणा की काल्पनिक पुत्री अस्त्रमती के प्रेम का वर्णन है। इस नाटक को अनुदित किया गाजीपुर के मुंशी उदित नारायण लाल ने। यह नाटक जब पढ़ा बाल मुकुंद गुप्त ने तो उसकी एक कड़ी समीक्षा लिखी। यह हिंदुत्व के लिए उपयोगी नहीं है, यह राष्ट्र के लिए भी ठीक नहीं है और ऐतिहासिक रूप से यह नाटक गलत है। इस पर एक लंबी समीक्षा लिखी। जब मुंशी उदित नारायण लाल ने इसको पढ़ा तो उन्होंने उसकी सारी प्रतियां अस्त्रमती नाटक की गंगा में प्रवाहित कर दी। इसी नाटक को वृंदावन लाल वर्मा ने पढ़ा और क्रोध आया उनको, ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना की। हिंदी आलोचना में इस अस्त्रमती नाटक की आलोचना का बड़ा महत्व है। ये मैं केवल यह संकेत देने के लिए कह रहा हूं कि भारतीय राष्ट्रीयता का स्वर क्या है। विशेष तौर पर मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं, विशेष भारतीय साहित्य जानता नहीं, तो हिंदी के लेखकों का उस समय रुख क्या है हिंदुत्व के प्रति, भारतीयता के प्रति, उनकी राष्ट्रीय चेतना कैसी है। तो जो स्वर बंकिम चंद्र का दिखाई पड़ता है उसी से मिलता जुलता स्वर दिखाई पड़ता है नवजागरण के नायकों का दिखाई पड़ता है। और जयशंकर प्रसाद का स्वर भी ऐसा ही है। जो स्वर बाल मुकुंद गुप्त का है, जो स्वर भारतेंदु का है, लगभग वैसा ही स्वर जयशंकर प्रसाद का भी स्वर है। इसलिए राष्ट्रीयता के आख्यान में हिंदुत्व की आधार भित्ति के साथ जयशंकर प्रसाद हस्तक्षेप करते हैं। उस समय कुछ और बड़ी समस्याएं सामने आ रही थी। 19वीं 20वीं शताब्दी में वैश्विक स्तर पर कई चीजों की चर्चा हो रही थी। इसमें एक समस्या प्रेम और काम की समस्या भी है। जयशंकर प्रसाद में यह भी आता है। युद्ध और शांति की समस्या भी है। प्रथम विश्व युद्ध जयशंकर प्रसाद के जीवन काल में हो चुका है, तो युद्ध और शांति की समस्या है, व्यक्ति और राष्ट्र की समस्या है। व्यक्ति महत्वपूर्ण है, प्रेम महत्वपूर्ण है या राष्ट्र महत्वपूर्ण है। पुरस्कार कहानी में आता है और भी जगहों पर आता है। तो जयशंकर प्रसाद इन समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं और इन पर चर्चा भी कर रहे हैं। जयशंकर प्रसाद समाधान का एक मार्ग खोज रहे हैं और यह मार्ग भौतिकता से प्राप्त नहीं होता है। जयशंकर प्रसाद का स्पष्ट निर्णय है कामायनी के माध्यम से और स्कंदगुप्त के माध्यम से कि भौतिकता समाधान नहीं है। अगर प्रेम की प्राप्ति हो जाए तो यह भी समाधान नहीं। देवसेना और स्कंदगुप्त का अगर मिलन भी हो जाता है तो यह भी समाधान नहीं है। इसीलिए कई लोगों ने कहा कि पलायनवाद, लेकिन
जयशंकर प्रसाद में पलायनवाद नहीं और भौतिकता से समाधान हो ही नहीं सकता है। स्वामी विवेकानंद भी कह रहे थे, जयशंकर प्रसाद भी वही कह रहे हैं कि समाधान का मार्ग आध्यात्मिकता से ही उपलब्ध हो सकता है। इन सारी चीजों को जयशंकर प्रसाद ने स्वर भारतेंदु की तरह हो सकता है, मैथिली शरण गुप्त की तरह भी स्वर हो सकता है, लेकिन इन सारी चीजों को एक सांस्कृतिक गुंफन के साथ उपस्थित करना यह जयशंकर प्रसाद की विशेषता है। और इसीलिए इनमें बहुत सारे स्वर भिन्नता से दिखाई नहीं पड़ते। जैसे आप निंदा कर सकते हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। जयशंकर प्रसाद का स्वर इससे भिन्न नहीं है, लेकिन उसका सांस्कृतिक बोध इतना गहन है कि आप जयशंकर प्रसाद की आलोचना नहीं कर सकते। वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो एक साधारण कविता है। जयशंकर प्रसाद जब लिखते हैं हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, तो यह कविता संपूर्ण सांस्कृतिक बोध को अभिव्यक्त करती है। स्वर की भिन्नता बहुत नहीं है, इसीलिए राष्ट्रीयता के आख्यान में जयशंकर प्रसाद हिंदुत्व की आधार भित्ति के साथ हस्तक्षेप करते हैं और इस राष्ट्रीयता के आख्यान में स्वत्व की केंद्रीयता है। 19वीं 20वीं शताब्दी का स्वतंत्रता के समय तक का या कम से कम 1936 तक का जो समय है उसके केंद्र में कहीं ना कहीं स्वत्व है। यह स्वत्व 1857 के संग्राम में भी है। सावरकर इसकी चर्चा करते हैं कि 1857 के केंद्र में दो चीजें हैं, स्वराज और स्वधर्म। लेकिन यही जब भारतेंदु युग आता है तो इस स्वत्व के विविध आयाम, कम से कम 5 आयाम होते हैं। स्वभाषा, स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी और स्वाभिमान। प्रायः नवजागरण की व्याख्या करने वालों ने इनमें से किसी एक को केंद्र में ले लिया है। 1857 के संग्राम में बहुत सारे हिंदू थे जो पत्र अंग्रेजी में उर्दू में निकाल रहे थे। मुंशी हरसुख राय कोहिनूर पत्र निकाल रहे थे। कई लोग थे जो पत्र निकाल रहे थे उर्दू के। लेकिन भारतेंदु युग के आने के बाद स्वभाषा की चिंता इतनी ज्यादा है कि उर्दू का बहिष्कार भी है। इसलिए शायद कोई हिंदू है जो उर्दू में पत्र निकालता है, जबकि 1857 के आसपास तक यह सामान्य प्रवृत्ति है। स्वधर्म की चिंता है। भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है जो स्वधर्म की चिंता करता है। आज उसको बहिष्कृत करते हैं या जानबूझकर उसकी चर्चा नहीं करते। भारतेंदु बादशाह दर्पण में कैसा लिख रहे हैं, प्रेमघन भारतीय प्रजा में दो दल में हिंदुत्व की कैसी चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रीयता भी है और उसकी आधार भित्ति हिंदुत्व भी है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतीय प्रजा में दो दल में लिखते हैं कि हमें हिंदुत्व की चतुरंगिनी सेना को सुसज्जित करना होगा और जो बाहर हो गए हैं उनको भी हिंदुत्व में सम्मिलित करना होगा। एक प्रकार से घर वापसी की बात भारतीय प्रजा में दो दल में प्रेमघन कर रहे हैं। नवजागरण के विशेषज्ञ इन चीजों को छिपाने का प्रयास करते हैं। लेकिन भारतेंदु बादशाह दर्पण में क्या कह रहे हैं, जो एम्बिवैलेंस या अंतर विरोध की बात करते हैं कि राजभक्ति भी है और देशभक्ति भी है, तो ऐसा क्यों है? ये कोई अंतर विरोध नहीं है। उनको अंग्रेजी राज मुसलमानों के राज से ज्यादा ठीक लग रहा है। वे कहते हैं कि कम से कम इसने मुंह में थूक कर मुसलमान तो नहीं बनाया। ये भारतेंदु की पंक्ति बादशाह दर्पण की। तो ये जो धारणा है, और उसी समय कुछ समय बाद 1909 में रत्नाकर शिवाजी का जयसिंह को लिखा पत्र नागरी प्रचारिणी से प्रकाशित करवाते हैं। तो धारणा कैसी है रत्नाकर की? तो वही धारणा है जो बाल मुकुंद गुप्त की है। तो ये सारी चीजें दिखाई पड़ती है जयशंकर प्रसाद में गहन बोध के साथ। भारतेंदु युग की जैसी स्थिति है, द्विवेदी जी की महावीर प्रसाद द्विवेदी भी इसी तरह सोचते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी भारतेंदु युग के नायकों से अलग नहीं सोचते। इसीलिए संपत्ति शास्त्र लिखने के बावजूद यह भी लिखते हैं कि अमेरिका बौद्धों का आविष्कार
इसके साथ ही लिखते हैं मिस्र में हिंदू सभ्यता। इस तरह के निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी भी लिखते हैं। और तो बात छोड़ दिया जाए, रेणुवाद तक, रेणु मार्क्सवादी भी कहते थे और तंत्र साधना भी करते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी पर सवाल भी उठे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी साधु संतों से मिलने जाते थे, लिखा भी उन्होंने, बड़ी आस्था थी। रेणु तंत्र साधना करते थे और बलि भी देते थे, मार्क्सवादी भी। तो ये जो चेतना है राष्ट्रीयता और हिंदुत्व की, ये दिखाई पड़ता है जयशंकर प्रसाद में इसी स्वर के साथ और प्रबलता से दिखाई पड़ता है, तार्किकता से दिखाई पड़ता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की तुलना में जयशंकर प्रसाद का स्वर ज्यादा गहन भी है, ज्यादा तार्किक भी है, और इसलिए भारतीय आर्यावर्त और उसका प्रथम सम्राट निबंध देखना चाहिए। इसमें जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि इंद्र और वरुण दोनों ऋग्वैदिक हैं, और इंद्र आत्मवाद लेकर चलते हैं और वरुण दुखवाद लेकर आगे बढ़ते हैं। और भारत में ही नहीं, विश्व में जितनी सभ्यताएं हैं उन सब पर वरुण का प्रभाव देखते हैं। मिस्र में हिंदू सभ्यता निबंध एक साधारण निबंध है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, लेकिन भारतीय आर्यावर्त और उसका प्रथम सम्राट, जिसमें प्रथम सम्राट में इंद्र को घोषित करते हैं, ऐसा गहन बोध ये मिस्र में हिंदू सभ्यता से बहुत आगे चली जाती है। और इधर रामविलास शर्मा ने जो काम किया कि वैदिक सभ्यता का अगला चरण सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके संकेत प्रसाद में मिल जाते हैं। प्रसाद ने कहा कि सिंधु सभ्यता नागर सभ्यता थी, इसके पीछे हजारों वर्ष का समय चाहिए। मतलब अगर कोई नागर सभ्यता अस्तित्व में है तो उसके बहुत पहले 1000 वर्ष का समय चाहिए कम से कम उसको नगर तक पहुंचने के लिए। इसलिए वैदिक सभ्यता का विस्तार सिंधु घाटी सभ्यता है, ये जयशंकर प्रसाद कहते हैं। और कहीं न कहीं यह बोध इतिहास के प्रति एक प्रत्युत्तर भी है जयशंकर प्रसाद का, जैसा उस समय के इतिहासकार लिख रहे हैं। उन्होंने तिलक का भी प्रत्याख्यान किया इसमें, और अंग्रेज लेखकों का भी प्रत्याख्यान किया सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में और वैदिक सभ्यता के संदर्भ में। उनका स्पष्ट मानना है कि ज्ञान विज्ञान यहीं से फैला, जैसा स्वामी विवेकानंद कहते हैं। जयशंकर प्रसाद और स्वामी विवेकानंद में आपको अंतर बहुत कम मिलेगा। भारत बोध के धरातल पर दोनों एक समान दिखाई पड़ते हैं। सर्वोच्चता का भाव और समाधान का मार्ग भारत होगा, यह स्वामी विवेकानंद कहते थे। तो जयशंकर प्रसाद का स्वर इससे भिन्न नहीं है। पश्चिमी सभ्यता और आधुनिकता का प्रत्याख्यान गांधी हिंद स्वराज में कर रहे हैं। समस्त पश्चिमी सभ्यता की आलोचना, आधुनिकता का प्रत्याख्यान कामायनी में जयशंकर प्रसाद वैयक्तिकता की आलोचना करते हैं मनु के रूप में, बुद्धिवाद की आलोचना करते हैं, और यह नाटकों में भी प्रतिबिंबित होता है। भटार्क से सैनिक कहता है स्कंदगुप्त नाटक में, हाँ, यवनों से उधार ली हुई सभ्यता नाम की विलासिता के पीछे आर्य जाति उसी तरह पड़ी हुई है जैसे कुलवधू को छोड़कर कोई नागरिक वेश्या के चरणों में। स्पष्ट कह रहे हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को छोड़कर ये यवन शब्द प्रयोग में आया है, इसका यह मतलब नहीं है। नील देवी में यवन का प्रयोग किसके लिए हुआ? मुसलमानों के लिए। यहां जो ध्वनित होता है कि यवनों से उधार ली हुई सभ्यता, यहां अंग्रेजी सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता है, और इस सभ्यता के चक्कर में लोग पड़े हैं। भारतेंदु युग के लेखकों ने स्पष्ट रूप से लिखा है। जयशंकर प्रसाद एक सांस्कृतिक गुम्फन के साथ लिखते हैं। इनका जो भारत बोध है, जयशंकर प्रसाद का भी भारत बोध, औपनिवेशिक निर्मिति की चर्चा प्रभात मिश्र ने भी की। तो
इनका जो भारत बोध है जयशंकर प्रसाद का, वह संपूर्ण भारत को केंद्र में लेता है और इसलिए इतिहास के लगभग सभी महान चरित्रों को जयशंकर प्रसाद ने अपनी लेखनी का विषय बनाया है। सज्जन नाटक में युधिष्ठिर केंद्र में, काव्य जो महाराणा का महत्व है उसमें महाराणा प्रताप का महत्व क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना सेनापति अकबर का, उसकी पत्नी को ले जाते हैं, उसका अपहरण का युद्ध भूमि से उठा लेते हैं और महाराणा क्रुद्ध होते हैं और वापस ससम्मान करते हैं और अब्दुल रहीम खान खाना महाराणा प्रताप का इसलिए महत्व स्वीकार करते हैं। तो महाराणा के महत्व पर लिखा और यही महाराणा प्रताप है। जब चर्चा चल रही थी, इंडियन पीपुल अखबार ने यह चर्चा की कि हमको अकबर का वार्षिकोत्सव मनाना चाहिए, पश्चिमी देशों में वीरों की पूजा होती है तो हमें भी करना चाहिए। भारत मित्र ने, वेंकटेश्वर समाचार ने, आनंद कादम्बिनी ने सबकी इसकी आलोचना की और कहा कि हमें पूजा नहीं करनी चाहिए अकबर की। अगर हमको पूजा ही करनी है, वीर पूजा करनी है, तो हमें महाराणा प्रताप की पूजा करनी होगी। और जब रंगमंच का आरंभ होता है, हिंदी रंगमंच, उसके कुछ ही वर्षों के बाद कलकत्ते में भी महाराणा प्रताप नाटक खेला जाता है और इलाहाबाद में भी नाटक खेला जाता है महाराणा प्रताप। तो ऐसे चरित्रों को लेकर जयशंकर प्रसाद ने नाटक रचे। इसी तरह से प्रायश्चित नाटक पृथ्वीराज चौहान पर केंद्रित है, जिसमें जयचंद प्रायश्चित करता है और भारत का विस्तार भी देखना है तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों में दिखाई पड़ेगा। बभ्रुवाहन मणिपुर का है, अर्जुन का पुत्र है वह बभ्रुवाहन, और उस नाटक में मणिपुर का चित्रण है। अर्जुन जाता है और चित्रांगदा से प्रेम होता है, उसका चित्रांगदा से विवाह होता है, पुत्र बभ्रुवाहन है और बभ्रुवाहन अर्जुन को पराजित करता है। इस नाटक में बभ्रुवाहन से अर्जुन पराजित होता है। तो नॉर्थ ईस्ट भी किस तरह आना चाहिए, जयशंकर प्रसाद ने उस समय सोचा था। और यही नहीं, एक घूंट नाटक का जो परिवेश है वह अरुणाचल का परिवेश। काशी में रहने वाला एक व्यक्ति उस समय अरुणाचल के परिवेश को भी चित्रित कर रहा है, मणिपुर पर वो लिख रहा है। तो जयशंकर प्रसाद के भारत बोध को समझने के लिए इसको देखना चाहिए। और लोक स्मृति के साथ जयशंकर प्रसाद कैसा करते हैं, यह देखना हो तो स्कंदगुप्त देखना चाहिए। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि विक्रमादित्य ही स्कंदगुप्त है और विक्रमादित्य लोक स्मृति में है, इसीलिए उस लोक स्मृति को प्रामाणिक रूप से संरक्षित केवल स्कंदगुप्त नाटक कर सकता था और इसके निर्वाह में जयशंकर प्रसाद पूरी तरह सफल हुए। तो लोक स्मृति भी जयशंकर प्रसाद से ओझल नहीं हो रही है। सांस्कृतिक और चंद्रगुप्त नाटक, संस्कृत की परंपरा में अलेक्जेंडर का कोई उल्लेख नहीं, कोई नाम नहीं आता कि सिकंदर कौन है, अलेक्जेंडर कौन है। संस्कृत में इतना लिखा गया, यवन आक्रमण की चर्चा है, लेकिन अलेक्जेंडर या सिकंदर का कोई नाम उल्लेख नहीं है। जयशंकर प्रसाद प्रामाणिक रूप से तब चंद्रगुप्त का भी उल्लेख करते हैं और सिकंदर का भी उल्लेख करते हैं। यह प्रामाणिक संरक्षण की दृष्टि से अनिवार्य था। भारत में इतिहास के वैसे संरक्षण की प्रणाली नहीं है और इस पर हमें दुखी होने की आवश्यकता भी नहीं। भारतीय स्मृति संरक्षण की प्रणाली इतिहास नहीं है। जयशंकर प्रसाद को तात्कालिक रूप से आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वो उसी इतिहास लेखन के साथ संरक्षण करने का प्रयास करते हैं। अगर भारत में इतिहास नहीं है तो यह चिंता का विषय नहीं है। कल्हण की राय तरंगिणी हम इन्फीरियोरिटी में कहते हैं, कुंठाग्रस्त होकर कहते हैं कि कल्हण ने राय तरंगिणी लिखी, इसमें तो इतिहास है। इतिहास का होना हमारे स्मृति संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं।
बिना इतिहास के प्रणाली के हमने जैसा स्मृति संरक्षण किया है संसार की किसी जाति ने नहीं किया। वेद का हमने संरक्षण किया, कंठ में रखा। हमने जिस तरह से भगवान राम को संरक्षित रखा संसार की किस जाति ने रखा। चैत्र के महीने में नवमी के दिन भगवान राम का जन्म होता है, यह संरक्षण संसार की किस जाति ने किया? किसी जाति ने। इसको इतिहास की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भारतीय स्मृति संरक्षण की प्रणाली इतिहास नहीं है, और अगर ये नहीं है तो इसके चिंता की बात नहीं है। भारत से इतिहास का जब पाला पड़ता है तो इतिहास तो भारत को विकृत करने के रूप में सामने आता है। वही अमीर खुसरो जब कविता लिखते हैं तो प्रिय कविताएं लिखते हैं, और जब इतिहास लिखते हैं तो एक कट्टर मुसलमान की तरफ सामने आते हैं कि सोमनाथ का मंदिर पश्चिम की तरफ गिरा तो माने वह इबादत कर रहा। तो राष्ट्रीयता में हिंदुत्व का स्वर किस प्रकार है? कागज मिल गया है तो समाप्त ही करूंगा। तो इसके लिए मैं कुछ उदाहरण दूंगा। स्कंदगुप्त नाटक में भीम वर्मा देवसेना से कहता है, आर्य साम्राज्य का उद्धार हुआ है। स्वर वैसा ही है जैसा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर लोगों के स्वर है, लगभग वही स्वर है जब भीम वर्मा देवसेना से कहता है आर्य साम्राज्य का उद्धार हुआ है। बहन, सिंधु के प्रदेश से भी मलेच्छ राज्य ध्वस्त हो गया है। प्रवीर सम्राट स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। गौ, ब्राह्मण और देवताओं की ओर कोई भी आतताई आंख उठाकर नहीं देखता। लौहित्य से सिंधु तक हिमालय की कंदराओं में भी स्वच्छंदता पूर्वक सामगान होने लगा है। धन्य है हम लोग जो इस दृश्य को देखने के लिए जीवित है। ऐसी ही प्रतिक्रिया हुई है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर। जैसे ही जयशंकर प्रसाद विक्रमादित्य की उपाधि जब धारण करता है स्कंदगुप्त, तो उदाहरण दे रहे हैं। हिंदुत्व किन रूपों में है? तो बभ्रुवाहन नाटक देखिए। बभ्रुवाहन नाटक के आरंभ में अर्जुन से जब परिचय पूछा जाता है कि आप क्यों आए यहाँ, तो अर्जुन परिचय देता है कि गोरक्षा के हित जब मैं शस्त्र लेने गया तो वहीं युधिष्ठिर को मैंने देखा कृष्णा के साथ, और उसके प्रायश्चित रूप में मुझे निकलना पड़ा। वहां गौरक्षा शब्द का प्रयोग अर्जुन करता है और जयशंकर प्रसाद कर रहे हैं। इसलिए इस नाटक में इसकी चर्चा है। इसी तरह प्रायश्चित नाटक में जयशंकर प्रसाद मोहम्मद गोरी से कैसा कहलवाते हैं देखिए। मोहम्मद गोरी कहता है जब पृथ्वीराज को विजित कर लेता है तब, बहादुर शफकत आज सचमुच हिंदुस्तान हलाली झंडे के नीचे आ गया है। जयशंकर प्रसाद के शब्द हैं, बहादुर शफकत आज सचमुच हिंदुस्तान हलाली झंडे के नीचे आ गया है, और यह सब तो एक बात है, दरअसल खुदाए पाक को अपने पाक मजहब को जीनत देना मंजूर नहीं तो भला कौन इन फौलादी देवजादे हिंदुओं पर फतह कर पाना क्या मुमकिन था। दूसरा उदाहरण पृथ्वीराज चौहान के बारे में है, इसी गोरी का। देखो कितनी बेरहमी से उसका कत्ल किया गया, पर उस काफिर ने पाक दीन इस्लाम कबूल नहीं किया। केवल यह कहना कि धन के लिए लूट रहे थे जयशंकर प्रसाद को नहीं लगता है। जयशंकर प्रसाद को स्पष्ट लग रहा है कि इस्लाम का प्रचार हो रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है। जयशंकर प्रसाद अपने नाटकों में इसकी चर्चा करते हैं। इसलिए हिंदुत्व आधार भित्ति है उस पूरी राष्ट्रीयता का जिसको जयशंकर प्रसाद लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में पात्र पुराने हैं लेकिन भावबोध नया है, और यह भारतीय कालबोध की विशेषता है। भारतीय कालबोध में अतीत, वर्तमान और भविष्य इसका कोई अंतर नहीं है, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यही कालबोध दिखाई पड़ता है कि पात्र पुराना है, नए तरीके से सोच रहा है। आधुनिक समस्याओं के समाधान के लिए
जयशंकर प्रसाद को ऐसा करना पड़ा। खैर, मैं चाहता हिंदी रंगमंच पर भी थोड़ा बोलना था, लेकिन समय समाप्त हो गया है और इसीलिए अंत में कहूंगा कि जयशंकर प्रसाद राष्ट्रीयता के आख्यान से भारतीयता की प्रतिष्ठा कर रहे हैं और इस प्रतिष्ठा में भारत की सर्वोच्चता की प्रतिष्ठा